Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 4th of October 2021. तो गाइज आज है तारीख 4 अक्टूबर 2021 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है बाल्टिक सी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है, आज इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। तो अच्छे से मैप में देखना, इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं उसको देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2013 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। अब यहाँ पर देख पाओगे हम लोग डेली बेसिस पर एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग। होता क्या है, टैटू करवाने की वजह से भी बहुत सारी डिजीजेज, बहुत सारी बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो आपको बताना है वो कौन सी बीमारियां हैं। यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन में 3 बीमारियों का नाम दिए गए, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स। देखो यहाँ पर बहुत ईजिली इसको आप सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन टेक्निक का यहाँ पर इस्तेमाल करके। अब यहाँ पर आपको ये तो क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए जिसमें से आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। इन तीनों बीमारियों में से कोई भी बीमारी हो सकती है जो कि ट्रांसमिट होती है, जैसे कि ए ऑप्शन बोलता है 1 ओनली, बी बोलता है 2 and 3 ओनली, सी बोलता है 1 and 3 ओनली, या फिर डी बोलता है 1, 2 and 3। तो इसके बारे में सर्च करना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, डेफिनेटली आपको कुछ नया जानने को मिलने वाला है। बाय द वे इसका जो आंसर है मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है नीचे की साइड, प्लस टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर दिया है, चाहो तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये है आज का सबसे पहला आर्टिकल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए भी, और साथ ही साथ आपको मालूम होगा यहाँ पर पूरे देश भर में इस आर्टिकल के बारे में चर्चा हो रही है। अभी हुआ क्या है, शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट किया गया, किसके द्वारा, एनसीबी के द्वारा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। तो इस केस को हम डिस्कस करेंगे, हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आर्टिकल जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे सिलेबस के अंदर एक पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस करके, वहाँ से हम लोग इसको रिलेट करेंगे। हुआ क्या है, लगभग 8 लोगों को अरेस्ट किया गया, या और मान लो यहाँ पर जो एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसने क्या करा, इसने एक रेड मारी है किस पर, एक क्रूज शिप के ऊपर। उस क्रूज शिप पर पार्टी वगैरह चल रही थी, ये 8 लोग थे। अब यहाँ पर पता ये चला एनसीबी को कि यहाँ पर ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल सुनने के बाद यहाँ पर रेड मारी गई, और रेड के दौरान पता चला वाकई में ये हकीकत बात है। और एनसीबी ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग बताया गया कि यहाँ पर 13 ग्राम ऑफ कोकेन पाया गया, 5 ग्राम ऑफ एमडी, 21 ग्राम ऑफ चरस और 22 पिल्स ऑफ MDMA, और इतना कुछ यहाँ पर पाया गया है इस पार्टी के दौरान, ये यहाँ पे बताया गया। अब ये न्यूज़ चर्चा में क्यों आई, क्यों न्यूज़ यहाँ पर इसलिए चर्चा में आई क्योंकि जो है शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट किया गया, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा चर्चा में आई। कल तो न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैल रही थी ये, इनफैक्ट यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली ये न्यूज़ थी। अब यहाँ पर आर्यन खान के साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, जैसे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर बोला यह गया जितने भी ये 8 लोग हैं इन सबको अरेस्ट किया गया अंडर द नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। इस एक्ट के अंडर में अरेस्ट किया गया है। अगेन यहाँ पर 2 चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकल कर आ रही है एग्जाम के लिए। यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो एक्ट है यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। देखो, इस बॉडी को बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू 1986 में, और इस एक एक्ट के थ्रू बनाया गया, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के थ्रू बनाया गया। ये एक अपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है, किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। मेन काम क्या है, देखो आप इसके नाम से समझ रहे होंगे, कहीं ना कहीं जो ड्रग्स वगैरह हैं इनको एक तरीके से इनके ऊपर रोक लगाने का ये काम करती है। और ये जो पूरा का पूरा नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट है,
ये आर्टिकल 47 जो है हमारे भारत का संविधान का, उसके बेस्ड पर यहाँ पर ये बनाया गया है। तो आप लोग ध्यान रख सकते हो, उसके बेस्ड पर यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक्ट आपको देखने को मिलेगा। इस एक्ट का मेन मकसद है रोक लगाना किस चीज़ के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर। बहुत सारे ड्रग्स का कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर रोक लगाया जाता है। हालांकि यहाँ पर अगर कोई सी ड्रग्स का मेडिकल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम होगा ड्रग्स का बहुत ज़्यादा जो मेडिसिन है उसमें भी इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा रोक नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी कंजम्पशन कर रहा है इन ड्रग्स का, तो यहाँ पर इसके ऊपर रोक लगाने का काम करता है ये एक्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको मालूम होगा जो ये नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट है, इसके अंदर बहुत सारी सज़ा भी हैं। मतलब कोई भी अगर इन ड्रग्स को कंज्यूम करता है तो उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो पेनल्टी के साथ साथ लंबे समय तक जेल, ऐसी सज़ा यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर इसके रिगार्डिंग एक और चीज़ कवर करेंगे। अभी तो हमने इस बॉडी के बारे में बात करी थी जिसने रेड मारी है, अब हम बात करेंगे इस एक्ट के बारे में, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ये एक्ट क्या है, तो यहाँ पर आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो बेसिकली एक्ट है, इसमें यहाँ पर मेन फोकस रखा गया है कि जो भी यहाँ पर ड्रग्स वाले सब्सटेंसेस हैं उसको एक तरीके से उसको भी लिमिट किया जा सके। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो कंजम्पशन वगैरह है उसको हम लोग प्रोहिबिट कर सकें, उसको रोक सकें, ये मेन फोकस रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो इस एक्ट के अंदर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है, मान लो कोई एक व्यक्ति है, वो रिपीटेडली यहाँ पर ये काम कर रहा है और रिपीटेडली पकड़ा जा रहा है, तो उसको डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, मतलब कि मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है, प्लस और भारी भरकम पेनल्टी भी चार्ज की जा सकती है यहाँ पर। ये कुछ इस एक्ट के अंदर बताया गया। इसके अंदर काफ़ी अमेंडमेंट भी हुए हैं, आपको मालूम होगा 2004 में अमेंडमेंट हुआ था, 2014 में अमेंडमेंट हुआ था इसके अंदर, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। जो ये एनडीपीसी एक्ट है ना, जो कि नार्कोटिक सब्सटेंसेस एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट है, ये इस एक्ट का जो सेक्शन 27A है, अब यहाँ पर 27A क्या बोलता है, इस 27A के अंदर बोला गया है, मान लो कोई भी पर्सन अगर इन ड्रग्स वाली एक्टिविटीज़ के अंदर पाया जाता है, इससे एंगेज पाया जाता है, तो एक तरीके से उसको पनिशमेंट मिल सकता है, एक और आप कह सकते हो जेल हो सकती है, लगभग 10 साल के आसपास की जेल हो सकती है, या फिर फाइन बढ़ सकता है, या फिर दोनों ही चीज़ें चार्ज की जा सकती हैं, ठीक है। फाइन भी यहाँ पर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस एक्ट के अंदर बताई गई हैं, ठीक, मतलब पूरी तरह से रोक लगाई गई है कि आप लोग ड्रग्स का ऐसा कंजम्पशन नहीं कर सकते, ठीक है। और इसी चार्जेस के बेसिस पर, इसी सेक्शन के बेसिस पर अभी यहाँ पर इन लोगों को अरेस्ट भी किया गया। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पनिशेबल है ये सारी चीज़ें, ये आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर इसको एक तरीके से इनऑपरेबल किया गया। अब इनऑपरेबल एक थोड़े से बेसिस पर किया गया है, मैंने आपको बताया 2014 में इस एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ था। अब यहाँ पर ये जो नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 2014 के अंदर अमेंडमेंट हुआ, इसके अंदर कहीं ना कहीं जो ये ड्रग्स है इनका मेडिसिन के लिए थोड़ा बहुत आप इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ा बहुत आप कल्टीवेशन कर सकते हो ऑन अ लिमिटेड बेसिस, ये थोड़ा सा अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पर अलाउमेंट दिया गया है, ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी ऐसा बदलाव आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो आर्टिकल 27 है उसका इस्तेमाल करके अभी इन लोगों को अरेस्ट किया गया, तो यहाँ पर आप लोग इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना है। सॉरी, आर्टिकल 27 कह रहा हूँ, सेक्शन 27 ऑफ द एनडीपीसी एक्ट। ओके, तो ये कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि एग्जाम से रिलेट हो सकती है, हमारे ऑप्शनल बेसिस में, यानी कि एमसीक्यूज़ में यहाँ पर ही पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, गेमिंग डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। मतलब गेम खेल खेल के मेंटल जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, और इस गेमिंग डिसऑर्डर को अगर हम बात करें, पैंडेमिक ने काफ़ी हद तक बढ़ावा दिया। इस कोविड-19 के टाइम पर यह गेमिंग डिसऑर्डर बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आया। यहीं पर एक केस निकल कर आया आनंद का। 15 साल का ये लड़का है, बेंगलुरु के अंदर। यहाँ पर एक तरीके से इसको पर्सनल स्मार्टफोन दिलाया गया इस पैंडेमिक के टाइम पर, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी। तो पिछले साल इसको एक नया फ़ोन मिला। अब नया फ़ोन मिला तो लगभग आप कह सकते हो कि लगभग 6 महीने तक यहाँ पर ये फ़ोन में घुसा रहा, लगभग 7-7 घंटे लगातार फ़ोन चलाता था। कोई ऑनलाइन क्लासेस वगैरह नहीं चल रही थी, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन गेम्स चल रहे थे। अब इतना गेम खेला कि उसकी वजह से लगभग अचानक से बिहेवियरल चेंज आ गया, उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आ गए, जैसे कि नींद ना आना, प्लस उसके बाद यहाँ पर सोशल जो कॉन्टैक्ट होता है उससे बिल्कुल नाता तोड़ देना, अकेडमिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा फेलियर हासिल करना, उसके बाद गुस्सा, इरिटेशन, ये सारी चीज़ें आने लगी। अपने घर वालों से चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादापन हो जाना। अब क्या हुआ, ये सब चीज़ें जब इसके पेरेंट्स ने देखी तो इसके पेरेंट्स ने क्या करा, इसको निमहांस में ले गए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस में लेकर गए, और वहां पर आप कह सकते हो कि सर्चिंग करवाई कि क्या हुआ एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जब यहाँ पर अच्छे से टेस्टिंग वगैरह करी गई तो पता चला इनका जो सन है वो डायग्नोस पाया गया गेमिंग एडिक्शन से। गेम का एक एडिक्शन हो चुका था, और पैंडेमिक ने इस चीज़ को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया था। और यहाँ पर यही केसेस पहले तो लगभग एक सप्ताह के अंदर 3-3 केसेस निकल कर आ रहे थे, लेकिन अब एक सप्ताह के अंदर लगभग 15-15 केसेस निकल कर आ रहे हैं। ये खुद निमहांस ने बताया है। तो यहाँ पर इसके बारे में एक चीज़ ये बताई गई है, तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। साथ ही साथ
जो ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन है इसके अकॉर्डिंग बात करी गई है, भारत का जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है वो लगभग 2023 तक 15,500 करोड़ तक की हो सकती है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री आज के टाइम पर काफ़ी रीच पर जा रही है, पैंडेमिक ने इसको काफ़ी बढ़ावा भी दिया। उसके बाद बोला गया आज के टाइम पर देखो बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो बैन कर चुके हैं गेम्स को, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर देखने को मिलेगी। नाउ एक क्वेश्चन ये भी हो जाएगा इसके अंदर, निमहांस एग्जैक्टली क्या है जहाँ पर इस बच्चे को लेकर गया। तो आर्टिकल जीएस पेपर 2 अगेन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। निमहांस की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है तरीके से जो भी पेशेंट है उसकी प्रॉपरली केयर करी जाती है। ये मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस से रिलेटेड है, मतलब ब्रेन से रिलेटेड यहाँ पर दिक्कतें देखी जाती हैं। एक क्लिनिकल केयर प्रोवाइड की जाती है, क्वालिटी ट्रेनिंग दी जाती है और भी यहाँ पर एक तरीके से अच्छे से यहाँ पर एक प्रोवाइड करवाया जाती है कि एकदम की जो भी लोग हैं वो एकदम से क्योर हो जाएं। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, तो ये आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। ठीक है, इंडिया में आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा गेमर्स हैं। वैसे तो दुनिया की बात करें तो साउथ कोरिया के अंदर बहुत ज़्यादा गेमर्स आपको देखने को मिलेंगे, साउथ कोरिया के बाद इंडिया के अंदर ही बहुत सारे गेमर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, अब बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। नाउ आता है नेक्स्ट आर्टिकल, और नेक्स्ट आर्टिकल अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, फिर से ड्रग्स के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल आज बहुत सारे इसी टॉपिक को रिगार्डिंग में लेते हुए देखने को मिलेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, डीआरआई के बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि ड्रग्स वगैरह की जो स्मगलिंग वगैरह है उसको रोकती है। अब यहाँ पर डीआरआई आज के टाइम पर वही वाला केस देख रही है जो कि अभी कुछ दिन पहले निकल कर आया था। आपको मालूम होगा गुजरात के जो मुंद्रा पोर्ट है वहाँ पर 3,000 किलोग्राम की हेरोइन पाई गई। उस हेरोइन को सीज किया गया और बोला यह जा रहा है वो हेरोइन जो है वो निकल कर आई थी अफगानिस्तान से ट्रेड करी गई, भारत के अंदर आई। तो आप देख सकते हो ड्रग्स की कितनी डिमांड हो रही है, कितना ज़्यादा यहाँ पर इसकी इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है, प्लस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कितना इलीगल ट्रेड हो रहा है। करोड़ों रुपए की ये हेरोइन थी। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बताया गया 21,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पर ये हेरोइन देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पर बोला गया अभी तक इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कौन कौन इसके अंदर शामिल था। लगभग 10 लोगों को एक्यूज पाया गया, 6 अफगान नेशनल्स थे जिनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया है, उनको एक्यूज पाया गया है। उज़्बेक वुमेन है जिनको अरेस्ट किया गया है। तो आप कह सकते हो अभी भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अफगानिस्तान से भी बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर पूरा का पूरा एक तरीके से प्रॉपरली यहाँ पे बोला जा रहा है कि अफगानिस्तान से ही यहाँ पर ये जो एक तरीके से ड्रग्स है वो ट्रेड करा गया है। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताऊंगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाय द वे ये आर्टिकल भी आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो देख पाओगे आप लोग इस प्रकार के जो हेरोइन है ड्रग्स है ये पकड़ी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो कहाँ पर पकड़ी गई है, ये गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई है। और ये कहाँ से आई थी, ये एक तरीके से जो ईरान के पास पोर्ट है अब्बास पोर्ट, वहाँ से आई थी ऐसा यहाँ पे बताया गया। और यहाँ पर जो केसेस हैं ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है भारत में। और ये केसेस कब देखने को मिल रहे हैं, जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान एक तरीके से अपना सेंस ऑफ विक्ट्री पा चुका है। हुआ क्या था, जब से अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, फिर जो बाइडन ने यहाँ पर एक तरीके से बोल ही दिया था कि हम लोग अब यहाँ से अमेरिका को निकाल लेंगे, अमेरिका को एग्जिट कर लेंगे। और तभी से आप देख सकते हो तालिबान के अंदर जो ये सेंस ऑफ विक्ट्री आई है ना, उसके बाद से ही यहाँ पर इस टाइप के केसेस देखने को मिले। लगातार जनवरी से लेकर लगातार बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं, 1 2 लगभग यहाँ पर 7 ये केसेस देखने को मिले हैं अलग अलग जगह पर, अलग अलग पोर्ट पर यहाँ पर ये ड्रग्स पाई गई हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि दिल्ली और नोएडा में पाया गया। 28 जनवरी को 8 किलोग्राम हेरोइन को सीज किया गया था। उसका 9 मई को, सितंबर 28 को आप देख पाओगे लगातार हेरोइन को सीज किया जा रहा है। और पूरा का पूरा यही रखा गया है कि यहाँ पर ये अफगानिस्तान से सारा का सारा ट्रेड किया जा रहा है। उसके बाद ऑफ केरला कोस्ट की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 300 किलोग्राम जो हेरोइन है उसको सीज किया था एनसीबी ने। उसके बाद ऑफ ओमान कोस्ट की बात करें तो यहाँ पर भी अप्रैल 23 और 24 में एक बहुत सारा जो ड्रग्स है उसको सीज किया गया। चेन्नई में यहाँ पर भी बहुत सारे ड्रग्स को सीज किया गया, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पर। उसके बाद नवी मुंबई में सीज किया गया, ऑफ श्रीलंकन कोस्ट में सीज किया गया, गुजरात वाले एरिया में सीज किया गया सितंबर 18 में। अब यहाँ पर 30 किलोग्राम हेरोइन सीज किया गया था। उसके बाद अभी 11 सितंबर को जो मुंद्रा पोर्ट है वहाँ पर भी 3,000 किलोग्राम हेरोइन सीज किया गया। तो आप कह सकते हो कि ये जो मतलब कि आज के टाइम पर हेरोइन और ये सब ड्रग्स है इसका मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेड वगैरह आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, ये भारत के अंदर ही इतना क्यों सीज किया जा रहा है, भारत के अंदर ही इतना ज़्यादा क्यों पाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके से अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, हम लोग एक सैंडविच की तरह हैं, मतलब ऊपर यहाँ पर एक ब्रेड है, यहाँ पर ब्रेड है, बीच में हम लोग आ जा रहे हैं, बीच में हम लोग पिस रहे हैं इन दोनों के चक्कर में।
देखो अब यहाँ पर ऊपर क्या है, यह है गोल्डन क्रीसेंट और यह है गोल्डन ट्रायंगल। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना इसको। गोल्डन क्रीसेंट के अंदर आपको ये 3 कंट्रीज देखने को मिलेंगी, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और गोल्डन ट्रायंगल के अंदर आपको 4 कंट्रीज देखने को मिलेंगी, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और बर्मा। अब यहाँ पर मतलब म्यांमार। अब यहाँ पर आपको जो ये कंट्रीज देखने को मिल रही हैं, इनके अंदर हेरोइन और ये सारा जो ड्रग्स है इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। इवन आप अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले सकते हो। यहाँ पर आज के टाइम पर इनकी इकॉनमी उसी के ऊपर बेस्ड है। पैसा ये लोग कहाँ से कमा रहे हैं? ज़्यादातर पैसा यहाँ पर इसी से कमा रहे हैं, जो इसका अफीम हो गया या हेरोइन हो गई। तो इन ड्रग्स का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है, प्लस इसी का यहाँ पर ये लोग ट्रेड वगैरह करते हैं और बहुत महंगा है। महंगा यहाँ पर ये सामान बेचने के बाद आप कह सकते हो यहाँ पर इनके पास पैसा आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर ये कुछ ना कुछ चीज़ें गेन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ये देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये दोनों गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल क्या है। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, इंडिया इन दोनों के बीच में आता है, तो इधर से भी यहाँ पर ये ट्रेड होता है और इधर से भी ट्रेड होता है। और इसी वजह से हम लोगों के कंट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये ड्रग्स सीज किया जा रहा है। बहुत सारे केसेस जो निकल कर आए वो मैंने आपको बता दिए कि कितने कितने केसेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और अभी के टाइम पर जो ये वाला केस है मुंद्रा पोर्ट वाला, वो अभी सॉल्व हुआ नहीं है। उसको भी सॉल्व करने में अभी एक तरीके से और भी लोग एक तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हो सकता है कि और भी लोग यहाँ पर पकड़े जाएं और भी हमारे पास एक तरीके से ठोस सबूत मिल जाए। ओके, नाउ यहाँ पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है डीआरआई के द्वारा, डायरेक्टरेट रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस के द्वारा। तो इसके बारे में जान लो। आर्टिकल अगेन जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। जो डायरेक्टरेट रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस है, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये एक अपेक्स एंटी स्मगलिंग एजेंसी है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी ड्रग्स वगैरह है उसका स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उस स्मगलिंग को रोकने के लिए यहाँ पर यह बॉडी काम करती है। किसके अंडर में आती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जो डीआरआई है, देखो यहाँ पर इसको डेजिग्नेशन दिया गया है एंटी स्मगलिंग नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर का। ऑब्वियस सी बात है, स्मगलिंग को टैकल करती है, इस वजह से इसको ये दिया गया। और उसके बाद इस बॉडी को बनाया गया था 4 दिसंबर 1957 में। इसका मेन टास्क यही है कि जो स्मगलिंग होती है इन ड्रग्स की, बहुत सारी ड्रग्स जो कि अवैध ड्रग्स है, इनकी यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह बिल्कुल बैन है, तो इन्हीं चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पर ये काम करता हुआ नजर आता है। ओके, उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल ये आता है। या इस आर्टिकल के रिगार्डिंग क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्योंकि इस आर्टिकल के रिगार्डिंग जो बहुत सारी चीज़ें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इन्होंने संडे में यहाँ पर बहुत सारी सर्च करी, बहुत जगह पर यहाँ पर छानबीन करी है। बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं जो कहीं ना कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड करते हैं, पाकिस्तान के आसपास जो यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पर जो एक तरीके से ट्रेडर्स बहुत सारे वहाँ से एसोसिएटेड हैं, तो वहाँ पर उन ट्रेडर के घरों में यहाँ पर छानबीन करी है एनआईए ने। और छानबीन करने के दौरान आप कह सकते हो कि बहुत सारा फंड्स वगैरह पाया गया है और बताया ये गया है कि जो ये फंड है डायरेक्टली पाकिस्तान से आया है और इससे यहाँ पर टेररिज्म वगैरह को प्रमोट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगेन ये खतरे वाली बात देखने को मिल पाएगी। टेररिज्म वगैरह आज के टाइम पर प्रमोट होता हुआ नजर आएगा, इस फंडिंग के दौरान से यहाँ पर ये सब प्रमोट होता है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। देखो आर्टिकल एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये छापा मारा है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर बोला गया बहुत सारे लोगों को हम लोग पहले भी रजिस्टर कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर रजिस्टर किया गया है यूएपीए एक्ट के थ्रू। ठीक है, यूएपीए एक्ट मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के थ्रू यहाँ पर इनको रजिस्टर किया गया। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों से आज पूछना चाहूँगा। बहुत बार डिस्कशन किया है, अगर आप लोगों को अभी भी नहीं मालूम चलता है तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बता दी है। तो एनआईए एग्जैक्टली क्या बॉडी है, ठीक है, इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, नीचे कॉमेंट सेक्शन बताना। इसको कब इनेक्ट किया गया था ये भी बताना है, बहुत बार हम लोग इसके बारे में कवर कर चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो यूएपीए एक्ट है इसका मेन मकसद क्या है, कौन से साल में ये एक्ट लाया गया था, तो इसको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब एक आर्टिकल ये है, तो इसके बारे में हम लोग कल भी डिस्कस करे थे और परसों भी डिस्कस करे थे। हुआ क्या था, इंडिया और ब्रिटिश के बीच में मतलब यूके के बीच में थोड़े से डिस्प्यूट बन चुके हैं, थोड़े से यहाँ पर आप कह सकते हो कि रिलेशन में विवाद आ चुका है। किस चीज़ को लेकर आया ये विवाद? आया है वैक्सीन को लेकर। मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या है। देखो हुआ क्या था, मैं आपको शुरू से थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर देता हूँ। हुआ यह है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम एक अपनी पॉलिसी लेकर चल रहा है। पॉलिसी क्या है इनकी? पॉलिसी यह है, मान लो इंडिया से कोई भी यहाँ पर विजिटर है, कोई भी यूके जाता है और उसने कोविशील्ड वैक्सीन लगवा रखी है, मतलब वो वैक्सीनेटेड है, फुली वैक्सीनेटेड है, वो यूके में जाता है, तो यूके तब भी क्या कर रहा है, उस इंडियन पीपल को 10 दिन के क्वारंटीन पीरियड में रख रहा है।
उसने बोला है कि कोई बात नहीं, वैक्सीन लगवा रखी है, डजेंट मैटर, 10 दिन के क्वारंटीन पीरियड में रहना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो इंडिया ने ये मुद्दा उठाया, इंडिया ने बोला ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारे लोगों के साथ ही, क्योंकि और भी कंट्री से बहुत सारे लोग आ रहे हैं यूके के अंदर, उनको तो रोक टोक लगाई नहीं जा रही है, उनको तो क्वारंटीन पीरियड के अंदर डाला नहीं जा रहा है। इंडिया ने बोला है बहुत ज़्यादा ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो आप लोग। तो यहाँ पर आप कह सकते हो तब भी इन्होंने यूके वालों ने सुना नहीं, 2-3 दिन हो गए चल रहा था मामला, तो इंडिया ने इसका एक रिटेलिटरी स्टेप उठाया। इंडिया ने यहाँ पर इसका जवाब दिया, इंडिया ने बोला चलो टिट फॉर टैट, हमने डिस्कस किया था, आपको मालूम होगा टिट फॉर टैट का मतलब जैसा यूके कर रहा है वैसा हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर यूके से कोई विजिटर आता है भारत के अंदर तो उसको भी 10 दिन के क्वारंटीन पीरियड में रहना होगा। इंडिया ने ये इंप्लीमेंट कर दिया। ये मतलब डिस्प्यूट थोड़ा सा बढ़ गया दोनों के बीच में। अब इस चीज़ को देखते हुए जो हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर्स का कहना यह है कि आप लोग ध्यान से देखो कि आपने कहीं गलती तो नहीं करी है। इस क्वारंटीन नॉर्म्स के बारे में एक बार आप फिर से देख सकते हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा गया बहुत सारे एक्सपोर्टर्स के थ्रू। जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट है, इन्होंने लेटर लिखा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, इनसे बोला कि आप लोग एक बार दोबारा से अपने नॉर्म्स को देख सकते हो, यूके के साथ अपने रिलेशन ख़राब ना करो, क्योंकि यूके आज के टाइम पर एक लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है इंडिया के लिए। भारत बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सपोर्ट करता है यूके में। और उसके बाद आप कह सकते हो कि हम लोगों ने अपना टारगेट एक अलग से सेट कर रखा है कि हम लोग लगभग साल 2020-21 के अंदर 1.5 बिलियन तक का टारगेट अचीव करेंगे। तो क्या हम लोग कर पाएंगे? अगर ऐसा कुछ होगा तो अगर रिलेशन ख़राब होंगे तो कहीं यूके जो है इन ट्रेड को रोक ना दे, यानी यहाँ पर ये एक्सपोर्टिंग वगैरह को रोक ना दे, तो इससे काफ़ी हद तक यहाँ पर खतरा हो सकता है। इसी वजह से जो एक्सपोर्टर हैं उन्होंने यहाँ पर ये हमारे प्राइम मिनिस्टर से ये मुद्दा रखा है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा यहाँ पर आप कह सकते हो इसी डिस्प्यूट के अंदर अपडेट आ चुका है। ज़्यादा यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, सब पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, इनको आप लोग प्रॉपरली स्किप कर सकते हो। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से और पूछना चाहूँगा। हाँ, एक क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में पूछना चाहता था, बहुत लेट हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या हुआ है, जो बाई पोल्स होते हैं या बाई इलेक्शंस होते हैं, मैं आपको काफ़ी बता चुका हूँ, तो ये क्या होते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। ये बाई पोल्स या बाई इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है और क्यों कंडक्ट करवाए जाते हैं, ये भी आप लोग को बताना है, इसका भी रिवीजन हो जाएगा साथ ही साथ। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग अपने आर्टिकल की तरफ। अब ये वाला जो आर्टिकल है बात करता है इंडिया चाइना के रिलेशंस के बारे में। आपको मालूम होगा रिलेशंस आज के टाइम पर बिल्कुल ख़राब हैं और चाइनीज़ ट्रांसग्रेशंस देखने को मिलता है। चाइनीज़ की तरफ से बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं, पीपल लिबरेशन आर्मी के सोल्जर्स हैं, वो भारत के अंदर बार बार एंटर करने की कोशिश करते हैं। चाइना के यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक कोशिश रहती है कि इंडिया की टेरिटरी के ऊपर कब्जा किया जाए। अब यहाँ पर आप कह सकते हो जो ऑफिशियल्स है, देखो बाय द वे इस आर्टिकल को मैं एडिटोरियल पर डिस्कस करूँगा, ये आर्टिकल एडिटोरियल पर भी आया है। ठीक है, वहाँ पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन जानेंगे। और मतलब कि आज मैं आपको और भी चीज़ें बताने वाला हूँ इस आर्टिकल के बारे में, वो एडिटोरियल पर हम लोग कवर करेंगे। 2 जगह आर्टिकल को कवर किया गया है, तो मतलब दोनों जगह कवर करने से कोई फ़ायदा है नहीं, मतलब टाइम वेस्ट ही होगा। फिलहाल यहाँ पर क्या बोला गया कि आज के टाइम पर जो चाइनीज़ ट्रांसग्रेशन बढ़ रहा है, यहाँ पर आप लोगों को इंडिया वालों को एक ध्यान देना पड़ेगा। इंडिया को क्या ध्यान देना पड़ेगा, जो आर्मी है प्लस यहाँ पर आईटीबीपी है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, ठीक है, आईटीबीपी, इन दोनों को साथ में लेकर अपना जो मिलाप है उसको लेकर चलना पड़ेगा, अपने कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। आज के टाइम पर आर्मी और आईटीबीपी के अंदर वो कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आता जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ पर ऑफिशियल्स का कहना यह है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा इस आर्टिकल के बारे में जो एडिटोरियल पर है। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल और है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ब्रिटिश एरा का जो बंगला है वो आज के टाइम पर होम बन चुका है टू ब्रह्मपुत्रा हेरिटेज सेंटर, ऐसा बताया गया। अब यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें कवर करेंगे जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और हिस्ट्री सेक्शन आता है आपका जीएस पेपर 1 के अंदर। तो जो ब्रिटिश एरा बंगला है ये हिलॉक पर है, और यहाँ पर आप कह सकते हो लगभग 17th सेंचुरी का मिलिट्री ऑफिस है अहोम रूलर्स का। ठीक है, जो अहोम रूलर्स थे, अब ये जो ऑफिस है मिलिट्री ऑफिस, इसको कन्वर्ट कर दिया गया है एक हेरिटेज सेंटर के अंदर, आप कह सकते हो एक विरासत केंद्र के अंदर इसको बदल दिया गया है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू, संडे में इन्होंने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया, इस पूरे के जो हेरिटेज सेंटर जो विरासत केंद्र है इसका उद्घाटन किया, और साथ ही साथ बोला ये जो पूरा का पूरा एक बंगला है, ये वुडन बंगला आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही पुराना सा ये बंगला है, यहाँ पर लगभग 1850 से ऐसा का ऐसा खड़ा हुआ है। इसको रिनोवेट किया गया थोड़ा बहुत, यहाँ पर इसको नया करके इसको यहाँ पर एक विरासत केंद्र में बदल दिया गया है। ठीक है, ऐसा भी बताया गया। अहोम रूलर्स के लेकर यहाँ पर काफ़ी हद तक चर्चा हुई है। जो हिलॉक है बाय द ब्रह्मपुत्रा, ये मेंशन्ड है एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के अंदर, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के अंदर मेंशन्ड है। प्लस यहाँ पर ये आता है अहोम जनरल, यहाँ पर आप कह सकते हो अहोम जनरल जो लचित बरफुकान थे, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया था बैटल ऑफ सरायघाट मार्च 1671 में। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग बैटल ऑफ सरायघाट में आप देख पाओगे जो अहोम रूलर्स हैं उन्होंने डिफीट किया मुगल्स को। ठीक है, उसके बाद
जो सरायघाट ये पूरा का पूरा एक तरीके से वॉर देखने को मिला था, ये जो बैटल देखने को मिला था, इसको एक ग्रेटेस्ट नेवल बैटल बोला जाता है, जो कि अभी तक एक रिवर पर फाइट हुआ था, ब्रह्मपुत्र रिवर पर। वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस वजह से इसको बोला गया ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर आप कह सकते हो इसी वजह से इसको रिस्टोर करा गया। और अब यहाँ पर इस सेंटर को एक तरीके से एक जो यहाँ पर बोलते हैं हेरिटेज सेंटर, यानी कि यहाँ पर आप लोग कह सकते हो विरासत केंद्र इसको बना दिया गया है। अब यहाँ पर इसका उद्घाटन भी कर दिया है वाइस प्रेसिडेंट ने, तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। ओके, तो एक छोटा सा यहाँ पर आइडिया रख सकते हो, ज़्यादा कुछ ऐसा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर हम लोग जान सकते हैं क्या है एग्जैक्टली। आगे बात करते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पे एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, पेंडोरा पेपर्स के बारे में चर्चा हो रही है। पेंडोरा पेपर्स ने एक्सपोज किया टॉप वर्ल्ड लीडर्स को। अब यहाँ पर इन टॉप वर्ल्ड लीडर्स के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टैक्स चोरी करी है, ठीक है, उन टैक्स चोरी करी है, इसी वजह से यहाँ पर उनका नाम पेंडोरा पेपर्स के अंडर में आया है। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पर बताया गया लगभग यहाँ पर दर्जनों से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ पर बहुत सारी जो गवर्नमेंट है, जैसे कि किंग ऑफ जॉर्डन हो गए, ठीक है, किंग ऑफ जॉर्डन के साथ साथ जो चेक के प्राइम मिनिस्टर हो गए, उसके बाद बहुत सारे लोग हो गए। यहाँ पर इमरान खान के साथ में जो आज के टाइम पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, उसके साथ में आप कह सकते हो बहुत सारे लोग उनके रिलेशन वाले, वो सब भी यहाँ पर इस टैक्स चोरी के अंदर पाए गए हैं, इस पेंडोरा लिस्ट के अंदर पाए गए। इस पेंडोरा पेपर को बोला गया, देखो एक इन्वेस्टिगेशन है, इसके अंदर लगभग 600 जर्नलिस्ट यहाँ पर काम करते हैं जो अलग अलग मीडिया से बिलोंग करते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट, बीबीसी, गार्जियन। इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लीक करे। 11.9 मिलियन डॉक्यूमेंट्स को रिलीज़ किया गया 14 फाइनेंशियल सर्विस कंपनी से पूरे दुनिया भर में। और उसका बाद पता लगाया गया लगभग 35 आज के टाइम पर ऐसे लीडर्स हैं जो कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर फीचर करे गए हैं। और ये सब काम किया गया ICIJ के द्वारा, इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के द्वारा काम किया गया। बताया गया कि आज के टाइम पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने करप्शन किया है, टैक्स चोरी करी है, मनी लॉन्ड्रिंग करी है, ठीक है। टैक्स को बचाने के लिए यहाँ पर ये सारा काम किया गया। लगभग 700 पाकिस्तानी हैं जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर के जानने वाले हैं, इनके रिलेशन वाले हैं, वो सब यहाँ पर इस पेंडोरा पेपर से कहीं ना कहीं लिंक करते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों ने टैक्स चोरी करी है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया करीब 5 साल पहले भी ऐसा पैनामा पेपर लीक हुआ था, ठीक है, दुनिया भर में। और बहुत सारे नाम पहले भी टैक्स चोरी में आए थे। अब की बार भी यहाँ पर आप कह सकते हो लगभग 2 साल बाद पाकिस्तान के जो यहाँ पर ये इमरान खान थे, ये एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर बने थे कुछ टाइम पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कुछ जब से प्राइम मिनिस्टर बने, मतलब इतने कम समय में इनके जो करीबी लोग हैं उनके दिन तो बहुत अच्छे आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या करा, पेंडोरा पेपर्स में इनका नाम आ चुका है। लगभग इनके इतने सारे करीबी लोग जो कि कहीं ना कहीं शामिल हैं टैक्स चोरी में, ठीक है, जिनकी जो संपत्तियां हैं, टैक्स चोरी का मतलब यहाँ पर क्या बोला है, जिनकी संपत्तियां विदेश में, ठीक है, यहाँ से सुनना, जिनके जो एसेट हैं वो विदेश में जो मुखौटा कंपनियां होती हैं उनकी शक्ल में होना है। मतलब एक तरीके से अलग जो कंपनीज होती हैं ऑफशोर, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफशोर जो कंपनीज होती है, मुखौटा कंपनी होती है, एक तरीके से उसकी बेस पर यहाँ पे बताएगा कि हमारा पैसा यहाँ पर लगा पड़ा है, इस विदेशों कंपनीज में लगा पड़ा है, और इसके बेसिस पर बहुत सारा पैसा उन्होंने लगा रखा है और इसी बेसिस पर टैक्स देते नहीं है, टैक्स चोरी कर लेते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर यह बताया गया है इस आर्टिकल के अंदर, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कि आप लोग ध्यान रखना। फिर उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे लीडर्स का नाम लिया गया है, कौन कौन से लीडर्स हैं, अलग अलग जगह से बहुत सारे लीडर्स के नाम लिए गए, ठीक है। चेक के प्राइम मिनिस्टर अंद्रेस बाबीस, कितना कितना पैसा, कितना कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है अलग अलग जगह पर। ये हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस किसने कितना कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर चाइना और ताइवान के बीच में आपको रिलेशंस खराब होते हुए नजर आएंगे, और ऑब्वियसली बात है खराब बहुत पहले से हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था, परसों भी डिस्कस किया था। अगेन यहाँ पर ताइवान ये बोलता है कि चाइना लगातार अपना एयर इंट्रूजन कर रहा है। मतलब चाइना ने क्या कर रखा है, अपने जेट्स वगैरह जो ताइवान है उसके एयर डिफेंस जोन के अंदर भेज रखे हैं। इस जोन के अंदर बहुत मतलब कल भी थे और परसों भी थे, आप कह सकते हो लगभग दूसरा दिन हो चुका है इनके रिलेशंस खराब हुए हुए। लगभग यहाँ पर 39 एयरक्राफ्ट हैं, चाइनीज़ एयरक्राफ्ट, जो कि ताइवान के एयर डिफेंस जोन के अंदर घुस चुके हैं। और उस डिफेंस में काफ़ी लंबे समय से, आप कह सकते हो 2 दिन हो चुके हैं, यहाँ पर इन्होंने व्यतीत कर दिया। इस 39 एयरक्राफ्ट के अंदर लगभग J-16 एयरक्राफ्ट भी है, Su-30s भी है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। ताइवान अब यहाँ पर काफ़ी परेशान है इस चीज़ को लेकर, प्लस ताइवान ने भी इसके रिगार्डिंग स्टेप उठाया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन यह है, देखो वापस से वही सारी चीज़ें बताई गई हैं जो हमने कल डिस्कस किया था। क्वेश्चन यह है, चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? चाइना यहाँ पर पूरा शुरू से ही बोलता है कि ताइवान चाइना का ही पार्ट है। चाइना बोलता है ताइवान चाइना सब एक है, लेकिन यहाँ पर ताइवान बोलता है चाइना एक ही है, ताइवान अलग है, ठीक है। तो ताइवान को काफ़ी लेकर यहाँ पर काफ़ी विवाद देखने को मिलता है चाइना के रिगार्डिंग, और यहाँ पर बहुत सारे प्रिडिक्शंस लगाई जाती हैं, बहुत
सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि चाइना एक बहुत बड़ा एक तरीके से कैप्चरिंग करने वाला है एक तरीके से ताइवान के ऊपर। ऐसा बहुत यहाँ पे प्रेडिक्शंस होता है, हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, एडिटोरियल पर भी कवर कर चुके हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स यहाँ पर हम लोग कवर कर चुके हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि हाँ, ऐसा आने वाले टाइम पर 10-15 सालों में पॉसिबिलिटी है कि चाइना यहाँ पर पूरी कोशिश करेगा ताइवान को कब्जाने की। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो ये सारा इंसिडेंट देखने को मिला। क्वेश्चन ये है अभी यहाँ पर क्यों हुआ है, इसके पीछे का कुछ कारण तो होगा जिस वजह से चाइना ने अपने इतने सारे एयरक्राफ्ट ताइवान भेज दिए। कुछ तो कारण होगा, बिल्कुल एक कारण है कि ताइवान ने अभी हाल ही में एक अनाउंसमेंट किया। उन्होंने अनाउंसमेंट ये किया कि हम लोग CPTPP को ज्वाइन करने वाले हैं। ये CPTPP क्या है? यह है कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप को ताइवान ज्वाइन करेगा, ऐसा ताइवान ने अनाउंसमेंट किया। ताइवान ने इनको इन्विटेशन दिया कि हम लोग को भी ज्वाइन करवा दो, हमारी कंट्री भी ज्वाइन होना चाहती है। तो अब यहाँ पर जैसे ही चाइना को पता चला कि हाँ ये इसको ज्वाइन कर रहा है, तो चाइना ने यहाँ पर ये काम शुरू कर दिया, अपने जो एयरक्राफ्ट है वहाँ पे भेज दिया। चाइना नहीं चाहता कि जो ताइवान है वो अपनी रीच बढ़ा है दूसरी कंट्रीज़ के साथ। ओके, नाउ क्वेश्चन एक दिमाग में ये भी उठ रहा होगा, ये बेसिकली CPTPP है क्या? देखो इसके अंदर आज के टाइम पर 11 कंट्रीज़ हैं। इनके बीच में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बता दिया है। CPTPP की फुल फॉर्म ये क्या है आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं, एक तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा, कल मैंने बहुत डिटेल में बताया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसा होता है दो कंट्रीज़ के बीच में जहाँ पर कोई टैरिफ वगैरह ना हो, कोई टैक्सेस ड्यूटीज़ वगैरह ना लगाई जाए, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती हैं ये 11 कंट्री। 11 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? वो है कनाडा, मैक्सिको, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, जापान। तो ये 11 कंट्रीज़ आपस में बहुत आराम से ट्रेड करती हैं। ताइवान ने बोला हमें भी ज्वाइन करवाना है इसको। अब यहाँ पर यही अनाउंसमेंट किया गया कि हम लोग भी ज्वाइन करेंगे इसको, तो इसी वजह से यहाँ पर ये चाइना गुस्सा हो गया। CPTPP को लाया गया था दिसंबर 2018 में। ध्यान रखना इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ट्रेड बिल्कुल भरपूर यहाँ पर फ्री होगा, जो टैरिफ वगैरह लगाए जाते हैं वो कम हो जाएंगे, प्लस यहाँ पर ट्रेड बढ़ेगा, रिलेशंस बढ़ेंगे, और यहाँ पर एक तरीके से एनवायरमेंट को लेकर भी ये सारी कंट्रीज मिलकर काम करती हैं। ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। CPTPP के रिगार्डिंग मैंने आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवा रखी है, ये लोग आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर CPTPP क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ है मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। आज के टाइम पर ये कंट्रीज़ मिलकर एक बहुत बड़ा GDP क्रिएट करती हैं, लगभग 13.9 ट्रिलियन तक की GDP बनाती हैं। 500 मिलियन आपको इन कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलेगा। इन्होंने यहाँ पर ये डिसाइड किया कि हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे और व्यापार जो है आपस में फ्रीली करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ आर्टिकल्स थे जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल पर, देखेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। एडिटोरियल पर डायरेक्टली क्यों चलना है? क्योंकि आज बिजनेस सेक्शन नहीं आया, मंडे में बिजनेस वाला आर्टिकल मतलब बिजनेस वाला पेज नहीं आता है, तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल इंपॉर्टेंट आज हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब चलेंगे हम लोग डायरेक्टली एडिटोरियल्स पर। आज यहाँ पर काफ़ी सारे एडिटोरियल हैं जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंडिया की तारीफ करी गई है कि इंडिया से यहाँ पर कुछ सीख ले सकते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़, अगर हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी के मामले में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ क्रिटिसिज्म भी है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है ऑथर ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से। इंडिया चाइना के बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, हम लोग आर्टिकल को समझेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर एयर इंडिया के बारे में चर्चा हो रही है। आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा इस आर्टिकल के बारे में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर बात करी गई है हमारे 8 कोर सेक्टर्स के बारे में, हमने हाल ही में डिस्कस किया था। हमारे 8 कोर सेक्टर्स थोड़े से ग्रो हो रहे हैं, कौन कौन से होते हैं 8 कोर सेक्टर्स मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आज का देखो 2-3 आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला 2 आर्टिकल ये हो गए, और तीसरा जो ज़बरदस्त आर्टिकल है आज का वो ये है। यहाँ पे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन क्या है? ये पाइपलाइन का विवाद रशिया, यूक्रेन और जर्मनी के बीच में है। रशिया, यूक्रेन, जर्मनी को इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, यूक्रेन को आज के टाइम पर क्या कंसर्न है, सब कुछ एक एक करके डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। उसके बाद यहाँ पर इस आर्टिकल का एक ओवरव्यू लेंगे। तालिबान आ चुका है, तालिबान क्या कर रहा है उसके बारे में जानेंगे। एट द लास्ट यहाँ पे एक एडिटोरियल यह है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि आज के टाइम पर अगर आपको शांति के रास्ते में चलना है तो उसके लिए आपको एक एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, शुरुआत करते हैं अपने इस पहले एडिटोरियल से। यहाँ पे बात करी गई री इमेजिनिंग फूड सिस्टम विद लेसन्स फ्रॉम इंडिया। हम लोग इंडिया से कुछ लेसन्स ले सकते हैं फूड सिक्योरिटी के मामले में। हुआ क्या? फर्स्ट एंड हिस्टोरिक यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट हुआ है साल 2021 का, जो कि यहाँ पर सितंबर में देखने को मिला इस साल। और यहाँ पर देख पाओगे फूड सिस्टम को लेकर काफ़ी कुछ डिस्कशन किया गया। हुआ क्या है, आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर हंगर वाली सिचुएशन, जो भूखमरी वाली सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। खासकर कोविड-19 पैंडेमिक के बाद और ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है।
चाहिए। अब बात करें जो हमारे बड़े बड़े गोल्स हैं, इसके अंदर फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल होना चाहिए। आपको मालूम होगा हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अपने रख रखे हैं कि हमें 2030 तक ये 17 गोल अचीव करने हैं। वो 17 गोल कौन कौन से हैं आप लोगों को मालूम होगा। ये हमारे कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये आपको ये वाले गोल देखने को मिल पाएंगे। ठीक है, 17 गोल में एक है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। आप कह सकते हो जो ये शुरू के 11 गोल्स हैं ये तो हमारा टारगेट है ही है, हम इसको प्रॉपरली अचीव कर सकें, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप कह सकते हो जो 11 गोल से शुरुआत के वो कहीं ना कहीं आप स्ट्रॉन्ग बेसिस पर हम लोग को इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि जो हमारी कंट्री है वो ट्रांसफॉर्म हो सके। इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको फूड सिस्टम के ऊपर भी काम करना होगा। फूड सिस्टम भी हमारा एक गोल है कि हम लोग भुखमरी को दूर कर सकें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला गया इस समिट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ और इन्वॉल्व करी गई। जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो भी यहाँ पर उनकी भी मीटिंग हुई है और प्लस यहाँ पर बहुत कुछ डिस्कशन किया गया। इन्होंने बोला पिछले 18 महीनों में बहुत बुरा हाल हुआ है बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, कोरोना का बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा, पैंडेमिक का बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर भुखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऐसा बताया। जो फूड सिस्टम समिट है यहाँ पर इससे क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, सबसे पहली बात आपको यहाँ पर ये देखना है। यहाँ पर जो ग्लोबल फूड सिस्टम है बेसिकली यहाँ पर एक नेटवर्क है। यहाँ पर ये बोला गया ये एक तरीके से यहाँ पर ज़रूरत है कि आप लोग दुनिया भर में जो हमारा फूड सिस्टम है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकें, उसको और ज़्यादा मजबूत कर सकें। हो क्या जो कंज्यूमर्स है उनके पास ये खाना पहुंच सके, उनकी प्लेट में ये खाना पहुंच सके, ये हमारा फोकस रहता है। आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज़ अफेक्टेड हैं गरीबी से, ठीक है, और बहुत बुरे मतलब हाल से यहाँ पर गुजर रही हैं। चाहे आप लोग अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर देख सकते हो, एग्जाम्पल ले सकते हो इथियोपिया का, वहाँ पर तो पॉलिटिकल क्राइसिस प्लस पैंडेमिक की वजह से बहुत ही बुरा हाल हुआ। उसके बाद आप कह सकते हो फूड सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज होते हैं, फूड सिस्टम में बहुत सारी कमियां होती हैं, उन कमियां की वजह से आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज़ अफेक्टेड हैं। लगभग 811 मिलियन पीपल आज के टाइम पर दुनिया भर में रोज़ रात में एक तरीके से भूखे सो रहे हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो यहाँ पर यह हंगर की सिचुएशन आज के टाइम पर दुनिया भर में क्रिएट हो चुकी है। इस समिट ने एक मैकेनिज्म क्रिएट करा, एक डिबेट रखी। इस डिबेट के अंदर बहुत सारे लोग थे, यूएन के मेंबर स्टेट्स थे, सिविल सोसाइटी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अकेडमिक, रिसर्चर, इंडिविजुअल्स, प्राइवेट सेक्टर, सब लोग थे इस डिबेट के अंदर। अब यहाँ पर जो ये डिबेट हुई है इस डिबेट का मेन फोकस यही था कि हम लोग 5 आइडेंटिटीज़ के ऊपर काम करें, 5 चीज़ों के ऊपर काम करें। वो 5 चीज़ें क्या क्या हैं इस डिबेट के अंदर बोला गया। इंश्योर एक्सेस टू सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, मतलब कि ये यहाँ पर प्रॉमिस किया जाए, इसकी इंश्योरिटी रखी जाए कि लोगों को एक पोषण भरपूर और एक साफ सुथरा एक सुरक्षित खाना मिल सके। उसके बाद यहाँ पर दूसरा एक फोकस रखा गया शिफ्ट टू सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न, यानी कि लंबे समय तक यहाँ पर लोगों को खाना मिल सके। और साथ ही साथ यहाँ पर बूस्ट नेचर पॉजिटिव प्रोडक्शन, ठीक है, इसको ऊपर फोकस रखा गया। जो एडवांस इक्विटेबल लिवलीहुड है इसके ऊपर फोकस रखा गया। बिल्ड रेजिलियंस टू वल्नरेबल शॉक्स एंड स्ट्रेस, यहाँ पर क्या बोला गया, देखो ये 5 चीज़ें हैं जहाँ पर लोगों के डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है, लोगों के अंदर पॉजिटिविटी जनरेट करने का काम किया जा रहा है। उसके बाद जो लोग हैं उनके अंदर एक इक्विटी रहे, एक तरीके से इक्वालिटी रहे, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर लोग सब अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सके, जब उनको एक अच्छा खाना मिलेगा उसके ऊपर यहाँ पर डिबेट रखी गई कि किस प्रकार से हम लोग इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर बहुत सारे लोग आज के टाइम पर शॉक में, स्ट्रेस में है, उनका ये शॉक या स्ट्रेस कैसे दूर किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस रखा गया इस डिबेट के अंदर। बोला गया आज के टाइम पर देखो जो ये फूड सिस्टम है, ठीक है, इसको आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। ठीक है, इससे आप सबसे पहले रिकवर करोगे तो ही आप अपनी इकोनॉमी के अंदर रिकवर कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी इकोनॉमी रिकवर करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पे फूड सिस्टम को पीछे छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको फूड सिस्टम को भी सबसे पहले आगे लेकर चलना पड़ेगा, तो उसकी वजह से आपके अंदर इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रिकवरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इंडिया की, तो इस डिबेट के अंदर ये जो मीटिंग हुई है, जो पूरा समिट हुआ, डिस्कशन हुआ, इंडिया के बहुत सारे जो इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप हो गया, ठीक है, इन सब ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स हो गए, वेलफेयर रूरल डेवलपमेंट, अदर दिल्ली बेस्ड यूएन एजेंसीज हो गई, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और उसके बाद इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इन सब ने यहाँ पर इस डायलॉग एक तरीके से प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट किया, इन सब ने यहाँ पर बातचीत करी और यहाँ पर फोकस रखा गया कि भारत ने जिस प्रकार से फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया है उसी प्रकार से यहाँ पर दुनिया भी फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अब यहाँ पर भारत आज के टाइम पर अपने आप के फूड के सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के साथ साथ दुनिया भर को बहुत कुछ प्रोवाइड करवा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या किया है इंडिया ने एग्जैक्टली। हालांकि इंडिया में भी सिचुएशन खराब है, उसको कैसे टैकल किया जा सकता है उसका सोल्यूशन भी यहाँ पर ऑथर ने दिया है। देखो यहाँ पर बोला गया बहुत सारे लेसन है जो कि इंडिया से लिए जा सकते हैं फूड इनसिक्योरिटी को टैकल करने के लिए। ठीक है, इंडिया का अगर हम पास्ट देखें तो इंडिया के अंदर ही बहुत बुरी हालत हुआ करती थी। ठीक है, अगर हम इसकी जर्नी देखें तो यहाँ पर इंडिया ने बहुत इंप्रूवमेंट किया है अगर हम बात करें फूड सिक्योरिटी के मामले में, लोगों के लाइवलीहुड के बारे में। ठीक है,
अब बात करते हैं, बहुत पहले फूड शॉर्टेज हुआ करता था। आज के टाइम पर आप देख पाओगे यहाँ पर इंडिया ने बहुत कुछ रिकवर किया है। आज के टाइम पर फूड सरप्लस आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारा हम लोगों ने फूड स्टॉक करके भी रख रखा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये सारी चीज़ें कैसे यहाँ पर एशियाई और अफ्रीकन या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज सीख सकती हैं। इसके पीछे यहाँ पर आपको देखना होगा, भारत ने करे हैं लैंड रिफॉर्म्स, बहुत सारे पब्लिक इन्वेस्टमेंट कराए, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया है, नए नए रेगुलेटरी सिस्टम्स लेकर आए, अपने एग्रीकल्चर मार्केट को डेवलप किया है, एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर फोकस रखना होगा। 1991 से लेकर 2015 तक भारत ने बहुत ज़्यादा फोकस किया अपने हॉर्टिकल्चर, डेयरी के ऊपर, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर, फिशरी सेक्टर्स के ऊपर, मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर प्रॉपरली फोकस रखा गया है। न्यूट्रिशनल हेल्थ के ऊपर, फूड सेफ्टी के ऊपर, इन सब के ऊपर यहाँ पर भारत ने बहुत अच्छे से फोकस रखा। यही चीज़ कहीं ना कहीं भारत को आगे लेकर आई है। अब बात करते हैं सेफ्टी नेट्स के बारे में। तो यहाँ पर देख पाओगे सबसे बड़ा इंडिया का कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। इंडिया का अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि आज के टाइम पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इनफैक्ट कोरोना के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों के एक थाली में खाना पहुँचाए, उसके लिए यहाँ पर इंडिया के पास क्या क्या है। एक तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, यहाँ पर लोगों को फूड प्रोवाइड करवाने का काम करता है ये एक्ट। उसके बाद भारत के अंदर पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन मिलता है आपको, सरकार राशन दे रही है आपको, वो पीडीएस सिस्टम के माध्यम से मिलता है। तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रियल रोल यह है। प्लस मिड डे मील स्कीम, अभी आपको मालूम होगा मिड डे मील स्कीम को एक स्कीम से रिप्लेस किया गया है, उसका नाम क्या है नीचे कमेंट सेक्शन बताना। तो यहाँ पर इस प्रकार की स्कीम चलाई जाती हैं, बच्चों को जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको अच्छा खाना दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है। प्लस उसके बाद इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज दी हैं, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा किया गया है। तो आप लोगों को भी अगर यहाँ पर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर सिचुएशन बेकार है तो ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने उठाया है, ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना है। उसके बाद आप कह सकते हो आज के टाइम पर लगभग 2008 से लेकर 2012 तक फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिले। कोविड-19 पैंडेमिक ने वापस से इन सारी चीज़ों की याद दिला दी है। लेकिन इन कोविड-19 पैंडेमिक में भी आप देख पाओगे भारत ने बहुत सारा खाना, एक तरीके से बहुत सारा अनाज यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करवाया लोगों को, क्योंकि यहाँ पर उनके अंदर कैपेबिलिटी देखने को मिली, क्योंकि भारत ने पास्ट में बहुत ज़्यादा काम किया है। तो यहाँ पर ये सारी सीख ले सकती हैं बहुत सारी कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़, एशियाई कंट्रीज़, ठीक है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, ऐसा यहाँ पर ऑथर हमारे कह रहे हैं। उसके बाद बोला गया देखो 2050 तक हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है, वाटर रिसोर्स का चैलेंज है, उसमें आप फूड सिस्टम का भी लॉन्च कर लो। फूड सिस्टम की दिक्कतें आज से ही फेस कर रहे हैं हम लोग, फूड सिस्टम की दिक्कतें आज से ही फेस कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट नहीं बताया था, आपको मालूम होगा आईपीसीसी रिपोर्ट की आई थी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इन्हें यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई कि आज के टाइम पर एनवायरमेंट के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि देख पाओगे इंडिया आज के टाइम पर न्यूट्रिशन, एक तरीके से जो माल न्यूट्रिशन होता है, कुपोषण होता है, उसको भी टैकल कर रहा है। हम लोग आज के टाइम पर बहुत सारे चावल ऐसे प्रोवाइड करवा रहे हैं जो कि फोर्टिफाइड राइस है। फोर्टिफाइड राइस मतलब ऐसे चावल इनके अंदर कुछ एडिशनल वैल्यूज़ डाल दी गई हैं, इसके अंदर अलग से कुछ न्यूट्रिशन डाला गया है, ऊपर से कुछ न्यूट्रिशन का छिड़काव किया गया है। तो यहाँ पर फोर्टिफाइड राइस हैं जो कि आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये जो कुपोषण वाली दिक्कतें हैं भारत के अंदर उसको निपटा रही हैं, अंडर न्यूट्रिशन वाली दिक्कतें निपटा रही हैं। हालांकि यहाँ पर आपको तब भी देखो इतना कुछ होने के बाद भी दिक्कतें बहुत हैं। यहाँ पर अनाज बहुत है, अनाज बहुत होने के बाद भी आज के टाइम पर 15% जो हमारी पॉपुलेशन है वो हंगर से जूझ रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत बहुत पीछे रह गया। हाँ, एक क्वेश्चन और बन जाता है साल 2020 के अंदर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की क्या रैंक थी, हमने डिस्कस भी किया है। ठीक है, आज बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए हैं, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, जनरल से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज के टाइम पर भारत के अंदर ऐसी पॉपुलेशन जो कि अंडर नॉरिश्ड है, जिनको अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हालांकि पिछले सालों में कम हुई है। 2004-06 में ये 21% के आसपास हुआ करती थी, 2018-20 में 15% पहुँच चुकी है। लेकिन अभी भी है ना, लगभग 15% तक पॉपुलेशन है जो कि अंडर नॉरिश्ड है, इसको टैकल करना पड़ेगा। इसके पीछे का रीज़न आप कहोगे क्या हो सकता है, जब खाना इतना सारा है, सरप्लस है, तो क्या हो सकता है? इसके पीछे का एक रीज़न है फूड वेस्टेज। देखो भारत के अंदर फूड वेस्टेज बहुत होता है। ठीक है, फूड वेस्टेज को कम करना पड़ेगा। जो फूड वेस्टेज है इंडिया के अंदर वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का है, ऐसा यहाँ पर बताया गया, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का। तो इसको आपको कम करना पड़ेगा। तो यही खाना यहाँ पर अगर दूसरी जगह पर प्रोवाइड करवा देंगे तो आप कह सकते हो इससे ये सारी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। उसके बाद बोला गया देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, आपको फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम करना। आप एक तरीके से लोगों को फूड प्रोवाइड करवाओ, एक फूड सिक्योरिटी की तरफ आगे बढ़ो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है। और यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी की वजह से, मतलब फूड ना होने की वजह से ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी दुनिया भर में क्रिएट होते हुए नजर आते हैं। उसके बाद ये कैसे कर सकते हो, आपको एक बहुत बढ़िया कॉपरेशन रखना पड़ेगा, पार्टनरशिप रखनी पड़ेगी अपनी गवर्नमेंट, सिटीजन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ। उसके बाद आप ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये यहाँ पर
ऑथर ने बोला है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा एडिटोरियल अच्छे से क्लियर हो चुका है। उसके बाद अगला एडिटोरियल बात करता है इंडिया और चाइना के बारे में। आज के टाइम पर भारत और चाइना के बीच में रिलेशंस काफ़ी ख़राब है। दोनों के रिलेशंस काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑब्वियसली बात है, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं दोनों, यहाँ पर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं पूरे दुनिया की। अब यहाँ पे बोला गया यहाँ पर इन दोनों के रिलेशंस को रिस्टोर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रूरत है तो उसी वजह से क्या हो रहा है, हमने डिस्कशन भी किया था कि लगभग 13वीं राउंड ऑफ टॉक होने वाली है। इंडिया और चाइना के जो कमांडर लेवल मीटिंग है वो हम लोग को देखने को मिलेगी। 13वीं ये मीटिंग होगी। यहाँ पर डिस्कशन होगा कि किस प्रकार से जो LAC वाला रीजन है, वहाँ पर जो गोगरा वाला रीजन है, वहाँ से चाइनीज़ आर्मी पीछे हटे, तो इसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है। और आप कह सकते हो दोनों कंट्रीज़ के बीच में विवाद बहुत बड़े हैं। 1962 वॉर, उसके बाद से लगातार डिस्प्यूट्स होते रहे हैं, ऐसा हम लोगों ने देखा है। मैं आपको कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसके बारे में। आपको मालूम होगा मैंने अभी गोगरा नाम लिया था, सॉरी हॉट स्प्रिंग वाला एरिया, मैंने गोगरा, हाँ हॉट स्प्रिंग वाला, गोगरा वाला एरिया, ये दोनों आपको देखने को मिलेगा। अभी भी क्या है ना, दोनों के बीच में जो यहाँ पर LAC वाला एरिया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ पर डिस्प्यूट चले दोनों कंट्रीज़ के बीच में। पूरा साल 2020 हमारा ऐसा निकल गया, गलवान वैली में बहुत बड़ा क्लैश हुआ। उसके बाद यहाँ पर अभी भी जो चाइनीज़ आ रही है बहुत सारी, वो हॉट स्प्रिंग वाले एरिया में देखने को मिलेगी। इसी को लेकर 13वां ये कमांडर लेवल की मीटिंग होगी। यहाँ पर इंडिया के कमांडर होंगे और चाइना के कमांडर होंगे। डिस्कशन करेंगे कि चाइनीज़ आर्मी यहाँ से भी पीछे हट जाए, क्योंकि यहाँ से तो हट चुकी है, यहाँ से भी हट जाए, ये हमारा फोकस रखने वाले हैं। ये उसके ऊपर फोकस रखा गया। आज के टाइम पर भारत और चाइना के बीच में अलग अलग एरियाज़ में डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं, विवाद देखने को मिलते हैं। एक ये अक्साई चीन वाला एरिया है जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट होता है, इसको वेस्टर्न सेक्टर बोलते हैं। फिर उसका सेंट्रल सेक्टर में डिस्प्यूट होता है, फिर ईस्टर्न सेक्टर में डिस्प्यूट रहता है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर हमेशा ही यहाँ पर भारत और इंडिया के बीच में ये विवाद रहता है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि देखो मैंने कुछ पिक्चर्स प्रोवाइड करवा दी हैं, 2 पिक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर आप लोगों को पूरे रिलेशंस आपको भारत के देखने को मिल जाएंगे। 1962 के अंदर एक वॉर हुई थी, उसके बाद कब कब क्लैशेस हुए दोनों के बीच में आप देख पाओगे। 1967 में क्लैश हुआ था, फिर 1975 में दोनों के बीच में यहाँ पर LAC को लेकर एक साइड एक्सचेंज हुई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी लगभग इंडिया के 4 सोल्जर्स शहीद हो गए थे। उसका 1976 में डिस्प्यूट हुआ, 1986 में डिस्प्यूट हुआ, अलग अलग यहाँ पर 1988 में डिस्प्यूट हुआ, 1993 में यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ, 1996 में डिस्प्यूट हुआ। यहाँ पे आप कह सकते हो अभी तक 2020 में डिस्प्यूट हुआ। 2020 में जो लद्दाख वाला एरिया है, गलवान वैली में जो इंसिडेंट हुआ था, पता है ये आर्टिकल कब का है? ये आर्टिकल है 18 जून 2020 का। 2020 में हमने जब न्यूज़पेपर एनालिसिस किया था 18 जून को, तब ये आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तब ये मतलब ऐसी मिल गई बाई चांस ये पिक्चर, तो मैंने यहाँ पर इसको शेयर कर दी है। या आप लोग एक बार देख सकते हो। बाय द वे कंप्लीट और रिलेशन जो है इंडिया चाइना के, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, उसको भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आर्टिकल में इतना कुछ भी नहीं है, यही है कि हम लोग आज के टाइम पर बढ़ रहे हैं आगे और ज़रूरत भी है कि दोनों के रिलेशंस अच्छे हो जाएं। ठीक है, गलवान वैली के क्लैश के बारे में समझाया, वही एक एक चीज़ जो कि आप लोग को एक एक चीज़ मालूम है। हम लोग शुरू से डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं कैसे कैसे यहाँ पर डिस्प्यूट शुरू हुआ है, पूरे साल 2020 के अंदर कैसे डिस्प्यूट रहा, उसी के बारे में बार बार यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये वाला एडिटोरियल देखने को मिलेगा, यहाँ पर बात करी गई है। चलो इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग अपने एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाले आर्टिकल पर देखो, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, हो सकता है 1 घंटा क्रॉस कर जाए, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर वीडियो का लेंथ मैटर नहीं करनी चाहिए, मैटर करना चाहिए आपका कॉन्टेंट, कि कॉन्टेंट आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, ये वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बात करी गई है नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बारे में। देखो आज के टाइम पर ये सिचुएशन है, यहाँ पर बोला गया ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है ना, ये जो पाइपलाइन है, बेसिकली एक पाइपलाइन है जिसके माध्यम से गैस जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर इस पाइपलाइन का कनेक्शन जर्मनी, रशिया और यूक्रेन से है। अब यहाँ पर यूक्रेन जो है पिस जाता है बीच में। अब यहाँ पर इस पूरे डिस्प्यूट को मैं आपको समझाता हूँ कि ये डिस्प्यूट क्या है एग्जैक्टली, यहाँ पे यूक्रेन को क्या कंसर्न है, ये एक एक चीज़ हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या नोट्स हैं, नोट्स के फॉर्म में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर नाम क्या है इसका, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। ठीक है, ये NS2 पाइपलाइन आप इसको कह सकते हो। पिक्चर भी मैंने यहाँ पर शेयर कर दी है, उस पिक्चर को मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, क्योंकि उस पिक्चर के थ्रू हम लोग चीज़ों को थोड़ा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पर हाँ, ये देख पा रहे होंगे आप, ये हमारा यूरोप का मैप हो गया। रशिया जो है एक यूरेशिया कंट्री है। ठीक है, यूरेशिया एशियन कंट्री नहीं है, ये यूरेशियन कंट्री है। क्यों? इसका थोड़ा सा हिस्सा यूरोप में आता है, थोड़ा सा हिस्सा इसका एशिया में आता है। यहाँ पे आपको रशिया देखने को मिल रहा होगा, ये रशिया हो गया। यहाँ पे डॉट में लगा रहा हूँ येलो वाले पोर्शन पे, ये जर्मनी हो गया। ठीक है, इसके नीचे आपको यहाँ पर ये यूक्रेन देखने को मिल जाएगा। सिंपल। अब बात करते हैं ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है, बेसिकली ये कहाँ से है? रशिया ना इस पाइपलाइन की मदद से गैस देता है जर्मनी को। ये पाइपलाइन ऐसे गई है बाल्टिक सी से, यहाँ पर बाल्टिक सी यहीं पर है, जिसके बारे में आपको कहा था मैप में देखने के लिए। ठीक है, और नॉर्ड स्ट्रीम 2 वाली पाइपलाइन भी यहीं वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगी। नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्यों बोला गया है? इसका 2 का मतलब यह है कि इसी टाइप की एक पाइपलाइन ऑलरेडी जा चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आप 2 पाइपलाइन देख रहे होंगे, जो ये डार्क कलर वाला एरिया है ना, ये नॉर्ड स्ट्रीम वाला, ये डार्क वाली लाइन है, नॉर्ड स्ट्रीम वाली लाइन है।
जो कि रशिया के व्योबोक से और जर्मनी के ग्रेसफोल्ड में कनेक्ट करती है। और उसका जो डॉटेड वाली लाइन देख रही है वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 वाली लाइन है, ठीक है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। डॉटेड वाली 2 वाली लाइन है, ये दोनों पाइपलाइन है। इसके मदद से क्या करता है, रशिया यहाँ पर गैस बेचता है, किसको, जर्मनी को, और यूरोपियाई कंट्रीज़ को यहाँ पर गैस देने की कोशिश करता है। यहाँ पर गैस बेची जाती है इस पाइपलाइन की मदद से। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये यूक्रेन बीच में आता है। अब यूक्रेन क्यों बीच में आता है, क्योंकि एक पाइपलाइन क्या होती है, यहाँ से यूक्रेन से भी जाती है, यूक्रेन से होती हुई यहाँ पर रशिया से, यूक्रेन से जाते हुए पोलैंड से जाते हुए ये जर्मनी में जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, यूक्रेन भी यहाँ पर गैस के ऊपर डिपेंडेंट है, यूक्रेन भी बहुत सारा गैस सप्लाई करता है, लेकिन होगा क्या, कहीं ना कहीं यहाँ पर यूक्रेन पीछे रह जाएगा, रशिया बहुत ज़्यादा गैस सप्लाई करने में आगे निकल जाएगा, यूक्रेन को पहला कंसर्न होगा, ठीक है। अब मैं आपको इस डिस्प्यूट के बारे में समझाता हूँ। पहले हमने इस नॉर्ड स्ट्रीम के बारे में कवर कर लिया है अच्छे से, अब मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, ठीक है। जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है, इसके बारे में यह आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि हाल ही में आपको मालूम होगा यूएस ने, मतलब अमेरिका ने अप्रूवल दे दिया कि जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है इसको एक तरीके से चालू कर दिया जाएगा। देखो, इसके ऊपर रोक लगा दी गई थी, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। जो ये एक नॉर्ड स्ट्रीम वाली पाइपलाइन है वो तो सिंपल सी, वो तो पहले से चल रही है, लेकिन जो 2 वाली पाइपलाइन है इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने रोक लगा दी थी कि यहाँ पर इस पाइपलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसने डोनाल्ड ट्रंप ने बोला इस पाइपलाइन को आगे नहीं। जब उस समय डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे, इन्होंने बोला कि देखो यहाँ पर जो ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 वाली पाइपलाइन, जो नई वाली पाइपलाइन है, दूसरी वाली येलो डॉटेड वाली, इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर आगे ना बढ़ने की वजह से क्या करा, यहाँ पर बाल्टिक सी में, यहाँ पर सी में क्या करे, अपने जहाज़ भेज दिए कि अब यहाँ पर पाइपलाइन जो है उसको समुद्र में ही छोड़ दो, अब यहाँ पर आगे नहीं बढ़ेंगे, जर्मनी से कनेक्ट नहीं करेंगे। जर्मनी ने यहाँ पर, अब कह सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप तो निकल गए, डोनाल्ड ट्रंप का शासन खत्म हो गया, आ गए जो बाइडन। अब जब जो बाइडन आए तो जो बाइडन के ऊपर जर्मनी ने और भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत प्रेशर डाला कि देखो यहाँ पर ये पाइपलाइन क्यों नहीं कनेक्ट करी जा रही है। क्यों, क्योंकि आज के टाइम पर जो पूरे यूरोपियन कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर इस गैसेस की वजह से, ठीक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रशिया जो है लगभग पूरे यूरोपियन कंट्रीज में 40% गैस एक्सपोर्ट करता है, 40% गैस देता है पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो यहाँ पर रशिया, यूएस के ऊपर प्रेशर आया, यूएस के ऊपर यही प्रेशर आया कि चलो यहाँ पर इनको गैसेस मिलनी है। तो इस वजह से जो बाइडन सत्ता में आ चुके थे, तो जो बाइडन ने यहाँ पर इसको अप्रूव कर दिया कि चलो यहाँ पर एक पाइपलाइन को आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो पाइपलाइन कनेक्ट हो रही है, अब इससे नुकसान हो रहा है यूक्रेन को, ठीक है। इससे किसको नुकसान हो रहा है, यूक्रेन को नुकसान हो रहा है। तो आपको ध्यान देना है किसको हो रहा है, यूक्रेन को नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन से भी पाइपलाइन निकलती है, यूक्रेन भी यहाँ पर बहुत सारी गैसेस सप्लाई करता है। अब लोग रशिया से खरीदेंगे, यूक्रेन से तो खरीद नहीं रहे, तो क्या होगा, यूएस ने यहाँ पर बोला यूक्रेन का क्या करें, मतलब यूक्रेन का क्या करें, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर यूक्रेन को तो परेशानी होगी ही ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो, यूक्रेन से रिलेटेड मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। यूक्रेन के अंदर आपको यहाँ पर एक क्रीमिया वाला रीजन देखने को मिलेगा। इस क्रीमिया वाले रीजन को रशिया ने हथिया लिया था, आपको मालूम होगा। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है रोक लगाई थी इस पाइपलाइन के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि आप जर्मनी से पाइपलाइन कनेक्ट नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि रशिया ने क्रीमिया वाले रीजन को हथियाया है, और क्रीमिया वाले रीजन को हथियाने की वजह से रशिया को जो G8 कंट्रीज़ है उसमें से निकाल दिया गया था। आज के टाइम पर वो G7 कंट्रीज़ कहलाती हैं, आपको मालूम होगा इसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर जो बाइडन ने भी यही मुद्दा उठाया। जो बाइडन ने बोला यूक्रेन को दिक्कत होगी तो यूक्रेन को क्या दे सकते हैं हम लोग, तो जर्मनी ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, यूक्रेन को हम लोग कुछ पैसा प्रोवाइड करवा देंगे, यहाँ पर हम लोग उनको कुछ एज अ कंपोजिशन के रूप में यहाँ पर ग्रीन मनी प्रोवाइड करवा देंगे, ऐसा यहाँ पर बोला गया, ठीक है। तो यूक्रेन को कुछ ना कुछ यहाँ पर फायदा होगा ऐसा बताया गया है। तो लेकिन फिर भी आपको कंसर्न बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो पाइपलाइन है ये 1200 किलोमीटर की नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है। आई होप आपको समझ में आ चुका है कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रही है, रशिया से जर्मनी में ये पाइपलाइन कनेक्ट हो रही है। और लगभग यहाँ पर ये हर साल 55 बिलियन क्यूबिक मीटर जो गैस है वो रशिया बेचे करेगा और जर्मनी को यहाँ से पैसा कमाया करेगा। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो इससे दिक्कत हुई है किसको, यूक्रेन को। अब यहाँ पर आप कह सकते हो आज के टाइम पर जो यूरोपियन यूनियन है वो बहुत पूरी तरह से डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। लगभग जैसे मैंने आपको बताया रशिया जो है 40% अपनी जो गैस है वो एक तरीके से, मतलब पूरे यूरोपियन यूनियन की जो ज़रूरत है लगभग 40% जो गैस है वो रशिया पूरी थी करता है, रशिया यहाँ पर ये प्रोवाइड करवाता है। प्लस उसके बाद यहाँ पर ये जो एक पाइपलाइन है वो यूक्रेन को पास होती है, तो यहाँ पर यूक्रेन को पास होती है तो यूक्रेन को दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो एक एग्रीमेंट हो चुका। एग्रीमेंट में यहाँ पर यह बताया गया कि जो जर्मनी है वो एक तरीके से यूक्रेन को कुछ फंड प्रोवाइड करवा देगा, यूक्रेन को कुछ पैसा दे देगा, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हो यूक्रेन को कुछ अमाउंट ऐसा दे दिया जाएगा जिससे कि यहाँ पर उसको दिक्कत इतनी हो ना। और यहाँ पर बोला गया ग्रीन फंड लगभग $1 बिलियन तक का यहाँ पर अमाउंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाते रहेंगे हम लोग यूक्रेन को, जिससे कि ये दिक्कत भी नहीं आएगी और हमारा प्रोजेक्ट का काम भी हो जाएगा और ये सारी कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। ये नॉर्ड
स्ट्रीम 2 पाइपलाइन क्या है, ये कैसे जर्मनी को बेनिफिट पहुंचाएगी, ये रशिया को बेनिफिट पहुंचाएगी और यूक्रेन को बेनिफिट पहुंचाएगी। रशिया को कैसे फायदा होगा, रशिया गैस बेच बेच के पैसा कमा लेगा। जर्मनी को क्या फायदा होगा, जर्मनी के पास गैस आ चुकी है क्योंकि खत्म हो रही थी इनके पास गैस, ठीक है, तो वो आ चुकी है, अब ये फायदा हो गया। यूक्रेन को क्या फायदा होगा, यूक्रेन को अब यहाँ पर पैसा मिल चुका है, यूक्रेन को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यूक्रेन को भी कुछ अलग से फंड मिल जाएगा। ये पूरा मुद्दा था, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा नीचे की साइड। यहाँ पे बोला गया कि देखो अगर आप लोग को शांति के रास्ते में बढ़ना है, अभी क्या हुआ 2 अक्टूबर मनाया गया, 2 अक्टूबर में आप लोगों को देखने को मिला गांधी जयंती हमने सेलिब्रेट करी। गांधी जी का एक रास्ता है नॉन वायलेंस का, अहिंसा की तरफ बढ़ना। हम लोग अहिंसा की तरफ बढ़ सकते हैं, शांति की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, कब, जब हमारी लाइफ में कोई एजुकेशन हो, ठीक है। एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग को यहाँ पर एक याद रखना चाहिए, एजुकेशन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर स्किल्स वगैरह डेवलप करने का पूरी तरह से काम करता है। हम लोग को अपने एजुकेशन के ऊपर सोचना चाहिए, हमें स्किल्स अपने अंदर क्रिएट करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो इससे कहीं ना कहीं हम लोग शांति के रास्ते पर चल पाएंगे। यहाँ पे बोला गया कहीं ना कहीं एक पॉलिसी जो है जो कि हमारे पूरे इक्वालिटी को स्ट्रेंथन कर सकती है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी के अंदर अगर स्किल्स को बढ़ाना है तो, ठीक है। किसी के अंदर आपको कुछ चीज़ें, कुछ वैल्यू ऐड करना है तो उसको एजुकेशन प्रोवाइड करवा दो। इससे यहाँ पर आप कर सकते हो काफ़ी कुछ वो सीखेगा भी, टॉलरेंस करना सीखेगा, साथ ही साथ यहाँ पर आप कर सकते हो इससे यहाँ पर वो जो है शांति के रास्ते पर चलना भी सीखेगा, ठीक है। होता क्या है आज के टाइम पर बहुत सारा वायलेंस वगैरह देखने को मिल जाता है। एजुकेशन अगर हम बात करें भारत के अंदर लगभग एजुकेशन जो है शांति के लिए ही मानी जाती है और भारत के अंदर बहुत पहले से मतलब इसका रोल देखने को मिल पाएगा, चाहे वो आप लोग रिलीजियस कल्चर्स बेसिस पर देख पाओगे। गांधी जी का जो रोल था नॉन वायलेंस का वो आप देख पाओगे, गांधी जी ने भी यहाँ पर इसी चीज़ को फॉलो किया है। तो एजुकेशन कहीं ना कहीं पीस और प्रॉस्पेरिटी यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेंटेन करता है। यहाँ पे बोला गया देखो स्कूल वापस से खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग का बिलीव यही है कि एक पीस एजुकेशन भी लोगों को दी जाए, जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर पीस एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए, जिससे कि यहाँ पर नॉन वायलेंस वाला सिनेरियो क्रिएट हुआ है। हुआ क्या है, कोरोना के टाइम पर लोगों ने बहुत कुछ यहाँ पर वायलेंस देखा है, अपने घरों में वायलेंस देखा है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग बच्चों को एजुकेशन इस टाइप की प्रोवाइड करवाते हैं तो इससे काफ़ी कुछ यहाँ पर मैटर करेगा। और उसके बाद बोला गया यहाँ पर आप देख पाओगे कि सबसे पहली बात एक चीज़ और यहाँ पर देखना है, जो टीचर्स है, एजुकेशन है, सॉरी टीचर्स हो गए या फिर जो एडुकेटर्स हो गए, इन सभी लोगों को ज़रूरत है कि यहाँ पर कि वो लोग इक्विप कर सकें। उन सभी को ज़रूरत है कि उनके अंदर जो स्किल्स वगैरह है वो काफ़ी कुछ डेवलप हो चुके हैं और यहाँ पर मतलब कि कहीं ना कहीं ये लोग भी फोकस कर सकें बच्चों के जो एडुकेशन है उसको प्रमोट करने में। तो यहाँ पर आप कह सकते हो एग्जैक्टली अगर हम बात करें, एक निचोड़ निकालें इस आर्टिकल का, तो यही है कि जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बच्चों के अंदर एक तरीके से नॉन वायलेंस वाली एक तरीके से जागरूकता लाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब आर्टिकल एग्जाम के लिए तो कुछ खास नहीं है, यहाँ पर आर्टिकल में क्या था मैंने टू द पॉइंट आप लोगों को बता दिया है। बाकी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैंने डिटेल में डिस्कस करे ही हैं। उसके बाद ये आर्टिकल है, यहाँ पर भी कुछ ऐसी मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, प्लस उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन है इसमें वो सब आपको मालूम है। तालिबान आ चुका है अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान ने कंट्रोल पाया, यूएस वहाँ से निकला, उसका तालिबान ने आज के टाइम पर अपनी सरकार बना ली है। वही सारा कुछ डिस्कशन किया गया, कैसे काम कर रहा है तालिबान। तालिबान ने अभी यहाँ पर हाल ही में एक तरीके से अपना यहाँ पर चीज़ लेकर आया है, वो ये है कि देखो एडुकेशन जो है यहाँ पर क्या होगा, गर्ल्स को नहीं प्रोवाइड किया जाएगी। जो गर्ल्स हैं वो स्कूल नहीं जा पाएंगी, ऐसा यहाँ पे बताया। जो बॉयज़ हैं वो स्कूल जाएंगे, गर्ल्स को यहाँ पर उन्होंने पीछे रखा, घर में ही रहेंगी। प्लस यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मतलब एजुकेशन में आपको देखने को मिलेगा कि गर्ल्स को उन्होंने पीछे कर दिया है, जैसे पहले ये लोग करते थे। लगभग यहाँ पर जो लगभग 2001 में तो अटैक हुआ था ये, ठीक है, जो यहाँ पर आप कह सकते हो 2001 में जो ये अटैक हुआ था लगभग, जिसको हम लोग 9/11 अटैक बोलते हैं, उससे पहले यहाँ पर तालिबान का ही कंट्रोल हुआ करता था अफगानिस्तान में। तो उससे पहले यहाँ पर ये लोग चीज़ इम्प्लीमेंट करते थे बिल्कुल इसी टाइप की, और अब फिर से यहाँ पर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शरिया लॉ को यहाँ पर ये लोग पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया कि देखो एजुकेशन को तो इसके सेक्टर में गर्ल्स को पीछे रखा। उसके बाद यहाँ पर आज के टाइम पर तालिबान के अंदर टेररिज्म वगैरह आपको देखने को मिलेगा कि टेररिज्म वगैरह कितनी तेज़ी से प्रमोट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर आज के टाइम पर टेररिज्म वगैरह किस प्रकार से प्रमोट हो रहा है। तो आर्टिकल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोग एग्जाम के लिए डिस्कस करो, इसको आप लोग छोड़ सकते हो, ठीक है, प्रॉपरली। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे आर्टिकल को सारे एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी मैंने सोचा मैं आपको कुछ थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ उनके बारे में, ताकि आप लोगों को याद रहे। इसके बारे में यहाँ पर इस आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो थोड़ा सा ग्रो होता हुआ नजर आया है। जो हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है, वो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं आप लोगों को मालूम होगा। मैंने यहाँ पर कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था, ये सारी पिक्चर्स हम लोग शेयर कर चुके हैं, यहाँ पर टेलीग्राम पर आपको मिल जाती हैं। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हमारे पास कौन कौन सी है, वो है कोल इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी।
ये हमारे पास 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। इनके अंदर यहाँ पर काफ़ी हद तक ग्रोथ देखने को मिली है, ऐसा यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया था। हालांकि यहाँ पर जो कोविड वाला टाइम था, साल 2020 वाला टाइम था, कोरोना के टाइम पर हमारा बहुत बुरा हाल हो चुका था। ये सारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह ये सब कुछ डूब गए थे, लेकिन आज के टाइम पर रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस यहाँ पर अंदाजा लगाया ये जा रहा है कि आने वाले टाइम पर हमारी इकॉनमी काफ़ी तेज़ी से ग्रो होगी, प्लस वी शेप में रिकवरी हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया गया है, जो कि हम लोग को जनरल सी बातें हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को फोकस करना है इंपॉर्टेंट चीज़ पर, जहाँ पर एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। ये आर्टिकल भी अच्छा था, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। नॉर्ड स्ट्रीम 2 वाला आर्टिकल डिटेल में डिस्कस किया। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर आप लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, जो फालतू की चीज़ें हैं वहाँ पर ज़्यादा आपको दिमाग नहीं मानना है, ठीक है। यहाँ पर इसके बारे में आपको एक आइडिया दे देता हूँ। देखो हुआ क्या है, एयर इंडिया को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। जो एयर इंडिया प्लेन है बेसिकली यहाँ पर इसको एक तरीके से बेचा जा रहा है, पूरा का पूरा एयर इंडिया को बेचा जा रहा है। गवर्नमेंट जो है यहाँ पर 100% स्टेक इसका बेच रही है, लेकिन इसको आज के टाइम पर खरीद ही नहीं रहा है कोई भी, ठीक है। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी यह है कि जो टाटा है वो यहाँ पर खरीदें, लेकिन फिर भी आज के टाइम पर इसको खरीद नहीं रहा है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। एयर इंडिया ने शुरू से ही लॉस बनाया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंपनी लॉस में चलती रही है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। सरकार के ऊपर काफ़ी हद तक कर्जा है आज के टाइम पर इस कंपनी को लेकर, तो उसी के बारे में यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर मतलब एक आइडिया ही रख सकते हो, एक छोटा सा, बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट था हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।